प्यारे दोस्तों, आज हम आपको ऐसा कहानी सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये कहानी है एक ताजिर की हाफिज़े कुरान बीवी का और एक तोते का। इस कहानी को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा। प्यारे दोस्तों, एक बस्ती में एक ताजिर रहता था। यह बता दे कि व्यापारी को उर्दू में ताजिर कहते हैं। वो ताजिर काम के सिलसिले में दूसरे शहर आया जाया करता रहता था। उसका नाम अहमद था। उसके पास एक तोता था जो कि बहुत ही खूबसूरत था। उस ताजिर ने उस तोते को बोलना भी सिखाया हुआ था। ताजिर के घर में एक अमरूद का दरख्त था। उस दरख्त के ऊपर तोता बैठकर जोर शोर से आवाज़ें लगाया करता कि अहमद के हाफिज़े कुरान बीवी जानी है, अहमद के हाफिज़े कुरान बीवी बदकार है, इसको पत्थर मारो, इसे यहाँ से निकाल दो। सुबह सुबह फजर का वक्त था। लोग नमाज पढ़कर अपने कारोबार की तरफ जा रहे थे। उस अमरूद के दरख्त के ऊपर यह खूबसूरत सा तोता बैठा हुआ हमेशा खामोश रहता था। मगर जैसे ही उस दरख्त के पास से कोई गुजरने लगता तो यही अल्फाज बार बार दोहरा रहा था, अहमद की बीवी जानिया है, अहमद के हाफिज़े कुरान बीवी बदकार है। जैसे ही एक शख्स ने बदकार अल्फाज सुना तो एकदम हैरान रह गया और रुक गया। वो उस तोते को देखने लगा जो कि बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा था। उस शख्स ने आगे बढ़कर उस तोते को पकड़ना चाहा, मगर वो तोता वहां से उड़कर बहुत दूर जाकर बैठ गया। फिर तोता यही अल्फाज बार बार दोहराने लगा कि अहमद की हाफिज कुरान बीवी बदकार है। अहमद की हाफिज़े कुरान बीवी हर रात अपने आशिकों को बुलाकर जिना करती है, अपने आशिकों के साथ रंग रेलियां मनाती है। यह सुनकर वो शख्स घबरा गया कि ये कैसा तोता है जो दरख्तों में बैठकर औरतों के राज सबको सुनाया करता है। उस शख्स को यूं दरख्त के पास खड़ा देखकर कुछ लोग आकर पूछने लगे कि भाई, इस घर के पास खड़े होकर क्या कर रहे हो? उस शख्स ने कहा, ये किसका घर है? तुम जानते नहीं, ये अहमद भाई का घर है जो कि बहुत ही नेक और शरीफ इंसान है। आज तक उस नेक और शरीफ इंसान ने कभी किसी औरत की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा। वो अपनी हाफिज़े कुरान बीवी के साथ इस घर में रहता है, लेकिन आपका इस तरह किसी के घर की तरफ झांकना अच्छी बात नहीं। सारे लोग उसको बार बार बातें सुना रहे थे और वो डर गया और उसने तोते की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं तो इस तोते को देख रहा हूँ, मुझे किसी के घर में झांकने की क्या ज़रूरत है? ये तोता ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि मुझे कहते हुए भी शर्म आती है। न जाने असल बात क्या है। जैसे ही लोग और जमा हो चुके और उस तोते ने दोबारा फिर से कहना शुरू कर दिया, अहमद की हाफिज़े कुरान बीवी बदकार है, वो अपने आशिकों से जीना किया करती है। ये सुनकर लोग कानों को हाथ लगाने लगे और कहने लगे, ये तोता तो बहुत ही मासूम जानवर है, ये जो कुछ देखता है वही बोलता है। ज़रूर उसकी बीवी ने कुछ न कुछ गलत तो किया होगा, इसीलिए ये तोता बार बार ऐसा बोल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता पूरी बस्ती में यह बात फैल चुकी थी कि ताजिर के हाफिज़े कुरान बीवी बदकार और जानी औरत है। लोग अब उसके घर से दूर रहना शुरू हो गए। तमाम मर्दों ने अपनी औरतों को उसके घर में जाने से मना कर दिया, क्योंकि अक्सर औरतें उसके पास दीन सीखने के लिए जाया करती थीं। अब बस्ती की कोई भी औरत उसके पास नहीं आया करती थी। अहमद की हाफिज़े कुरान बीवी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी कि आखिर मेरे पास ये औरतें कुरान सीखने क्यों नहीं आ रहीं। हर कोई उस औरत पर शक करने लगा। सुबह सुबह रोज़ाना वो तोता उस दरख्त पर बैठकर यही अल्फाज दोहराता रहता था और सारा दिन वो तोता कहाँ होता किसी को कोई खबर नहीं थी। अब सब लोग कहने लगे कि ये औरत बद किरदार है, ये औरत नापाक किरदार की है, इसलिए तो इसका शौहर इसको छोड़कर चला गया। अहमद बहुत ही नेक इंसान था। तिजारत करने के लिए घर से निकला, मगर वापस पलटकर घर नहीं आया। लोग तरह तरह की बातें उस औरत को सुनाने लगे। अक्सर लोग उसके घर की दीवार के पास खड़े हो जाया करते थे और बातें किया करते थे। 4 साल गुजर चुके थे। उसके बाद एक रोज एक काफिला बाजार में आया। वो काफिला आकर रुका तो उसमें अहमद भी था। 4 साल बाद वो अपने घर वापस लौट रहा था। लोगों ने उसको देखा तो देखते ही पहचान लिया और उससे मिलने लगे। कुछ लोगों ने तो उसको तंज करना शुरू कर दिया कि कहाँ रह गए थे, अपने घर की कुछ होश है या नहीं, तुम्हारे घर में तुम्हारे पीछे क्या हो रहा है, कुछ ख्याल तो कर लेते, अगर इतना लंबा अरसा के लिए जाना था अपनी बीवी को भी साथ ले जाते। अहमद को यूं भरे बाजार में अपनी बीवी का नाम लोगों के मुंह से सुनकर उसको गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो खामोश रहा। उसने अपनी बीवी के लिए बहुत कुछ खरीदा था, लेकिन जैसे ही अपने घर में दाखिल हुआ, आगे का मंजर देखकर वो हैरान रह गया। वो सारे तोहफे जो कि अपनी बीवी के लिए लाया था उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर चुके थे।
اور جب اس طوطے نے اس کو دیکھا تو تب بھی اپنی زبان سے یہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ ساری حقیقت کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ اس کا شوہر بہت ہی زیادہ نیک اور شریف انسان تھا۔ وہ ایک نیک شوہر تھا۔ جب اس نے طوطے کے منہ سے اپنی بیوی کی حقیقت سنی، اس سے برداشت نہ ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ اب اس کا فیصلہ تو مسجد کے مولوی صاحب ہی کر سکتے ہیں۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں نے تم پر بہت اعتبار کیا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میری بیوی بہت ہی نیک اور حافظ قرآن ہے۔ میں سوچتا تھا میری بیوی امانت میں خیانت نہیں کرے گی، لیکن تم نے بتا دیا کہ تم بھروسے کے قابل نہیں ہو۔ احمد چلاتے ہوئے گھر سے نکل چکا تھا۔ اس کے شور کی آوازیں پورا محلہ سن رہا تھا۔ اس بستی میں ایک بہت ہی نیک مولوی صاحب رہتے تھے جو اللہ کے نیک بندے تھے۔ جب بھی کسی کوئی پریشانی ہوتی، بستی کے لوگ مولوی صاحب کے پاس آتے اور اپنی ساری پریشانیاں انہی کو بتاتے تھے۔ مولوی اس مسئلے کا حل بڑے ہی اچھے طریقے سے نکال دیا کرتے تھے اور لوگ خوشی خوشی اپنے گھر میں واپس آ جایا کرتے تھے۔ ان کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی تھیں۔ احمد فوراً ہی مولوی صاحب کے گھر چلا گیا۔ احمد بہت زیادہ پریشان تھا۔ اس کے ساتھ وہ طوطا بھی موجود تھا۔ وہاں مولوی صاحب کے پاس 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس طوطے کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ کیسا بدتمیز طوطا ہے کہ مالکن کے بارے میں عجیب سی باتیں کرتا ہے۔ مولوی صاحب ان لوگوں کی باتیں سن کر گلے کو نکھارنے لگے۔ ان کو اپنی طرف توجہ کر رہے تھے۔ جیسے ہی سب لوگوں نے مولانا کی جانب دیکھا تو وہ اللہ کے ولی لوگوں کو کہنے لگے، کوئی حق نہیں پہچانتا۔ تم کسی کی عزت پر یوں پیٹھ پیچھے حملے کیوں کر رہے ہو؟ اللہ کی ذات ہر انسان کا پتہ رکھتی ہے۔ یہ باتیں کرنے سے پہلے ذہن میں رکھنا کہ تہمت انتہائی برا کام سمجھا جاتا ہے۔ اگر تم کسی پر تہمت لگاؤ گے تو یاد رکھنا خدا تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ لوگ گھبرا گئے اور سر جھکا کر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ مولانا صاحب گستاخی معاف کیجیے گا، لیکن ہم نے جو کچھ سنا بس وہی کہہ رہے ہیں۔ پھر آخر ماجرا کیا ہے؟ مولانا صاحب بہت غصے میں دکھائی دے رہے تھے۔ کہنے لگے کہ تم ایک افواہ سن کر 2 کانوں کو بتاتے ہو۔ وہ 2 کان آگے بتاتے ہیں اور پھر وہ 2 لوگ آگے 4 لوگوں کو بتاتے ہیں، اور اسی طرح گناہ پھیل جاتا ہے، اور اسی طرح انسان گناہوں کی دلدل میں چلا جاتا ہے۔ مگر وہ طوطا مولانا صاحب کو دیکھ کر فوراً اپنے سر کو ہلانے لگا، اپنے سر کو اکڑا کر جھکا کر کہنے لگا، مولانا صاحب میرا سلام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ وہ طوطا بار بار یہ الفاظ دہرا رہا تھا۔ مولانا صاحب نے ایک پل طوطے کو دیکھا تو حیران ہو چکے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی چھا گئی۔ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ طوطا اڑتا ہوا مولانا صاحب کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ بار بار اپنی چونچ سے ان کے ہاتھ کو چوم رہا تھا۔ مولانا صاحب مسکرا کر اس طوطے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ آج سے پہلے کسی بھی طوطے کو انہوں نے اتنا زیادہ بولتے نہیں دیکھا تھا۔ مولانا صاحب اس طوطے کی باتوں میں اس قدر کھو گئے کہ ان کے سامنے کھڑا شخص جو تھا وہ بھول چکا تھا۔ ایک دم ان کی نظر سامنے کھڑے شخص پر اٹھی تو فرمانے لگے، بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ تمہارا یہ طوطا بہت خوبصورت ہے۔ اگر میں تم سے یہ طوطا خریدنا چاہوں تو مجھ سے کتنی قیمت لوگے؟ وہ شخص شاید ان کے پاس اپنا مسئلہ لے کر ان کی خدمت میں آیا تھا۔ جب اس نے طوطے کی خریداری کی بات سنی تو اگلے ہی پل گہری سانس خارج کر کر سر جھکا کر کہنے لگا، اللہ کے ولی ایسے کئی طوطے آپ پر قربان، یہ میرا پالا ہوا طوطا ہے۔ اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں، اپنے سائے کی طرح رکھتا ہوں۔ میں ہر بات اسے بتاتا ہوں، لیکن جس مسئلے کو لے کر آپ کے پاس آیا ہوں بس یہی دعا ہے کہ وہ مسئلہ آپ تک پہنچا سکوں۔ جو منظر میں نے دیکھا اس کو دیکھ کر یہ بات میری غیرت پر آتی تھی۔ میں اپنا دل بھرتا ہوا محسوس کر رہا ہوں۔ مولانا صاحب اور وہاں موجود سبھی لوگ اس شخص کو دیکھنے لگے تھے جو انتہائی غصے میں اور اندر سے ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مولانا صاحب اس سے کہنے لگے کہ کیا بات ہے، تم اپنی مصیبت ہم سے بیان کرو، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر آتا جاتا رہتا ہوں، لیکن اس مرتبہ واپسی میں اتنی دیر ہو گئی کہ 4 سال گزر گئے۔ میں ایک عام سی شکل صورت کا مالک تھا، جبکہ میری ماں نے میری شادی جس سے کروائی وہ بے حد حسین لڑکی تھی۔ وہ ایک حافظ قرآن لڑکی تھی۔ ایک پل تو مجھے حیرت ہوئی کہ جب میں پہلی بار اپنے کمرے میں گیا اور اپنی بیوی کو دلہن بنی دیکھا، اسے دیکھ کر گھبرا سا گیا۔ بجائے اپنی دلہن کے کمرے میں جانے کے میں باہر نکل آیا اور اپنی ماں سے کہنے لگا کہ امی، آپ نے میری شادی اتنی حسین لڑکی سے کیوں کروا دی؟
मेरी इस बात पर मेरी अम्मी घबरा गई और कहने लगी, क्या हुआ है? इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी किस्मत में इतनी हसीन लड़की लिखी गई है। लेकिन जब मैंने एक नज़र अपने आप को आईने में देखा तो फिर कहने लगा कि मैं तो आम सी शक्ल सूरत का मालिक हूँ, मगर ये लड़की मुझे कोई आसमान से उतरी हुई हूर लगती है। फिर इसके घर वालों ने मेरे साथ इसकी शादी क्यों की? मेरी अम्मी कहने लगी, अगर तुम्हें इतनी हसीन लड़की मिल गई है तो उसकी कदर करो। तुम खरा सोना हो, सोना अच्छा कमाते हो, घर संभालते हो। यही वजह है कि लड़की वालों ने तुम्हें पसंद कर लिया। सब कुछ जाहिरी शक्ल सूरत नहीं होती, बल्कि असल खूबसूरती तो बात होती है जो इंसान को बहुत मुतासिर करती है। मेरी माँ की बात सुनकर मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली हो गई थी, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी जो मेरे दिल में डर सा पैदा कर रहा था। ये अलग बात थी कि मैंने उसके बारे में अपनी वालिदा से कुछ नहीं कहा। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद लड़की पहले से किसी के साथ ताल्लुक रख चुकी हो या फिर किसी को पसंद करती हो, जो उसके घर वालों ने जबरन उसकी शादी मुझसे करवा दी। ये सारी बातें मेरे दिमाग में आने लगीं तो मेरा दिल गमजदा सा हो गया। अपनी बीवी का सारा हुस्न, सारी खूबसूरत मुझे फीका लगने लगा। जैसे चांद पर धब्बा नजर आ जाए तो चांद चांद नहीं रहता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। मैं जब अपनी बीवी के पास जाकर बैठा, वो बिल्कुल नरम मुलायम रुई की तरह थी, लेकिन मैं उसके साथ काफी सख्ती से पेश आने लगा। मैंने बड़े ही गुस्से से उसके हाथों में एक अंगूठी पहनाई और कहने लगा कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें खुश होकर जिंदगी मुयस्सर हो तो अच्छे से रहना, मेरी माँ की खिदमत करना और जो कुछ मैं कहूँ वो मानना। मैं तुमसे किसी भी तरह की कोई गलत बात न सुनो, वरना मैं गुस्से का बहुत ज्यादा सख्त हूँ। मेरी इस बात पर वो अपना सर झुका चुकी थी। मैं जो जो कहता रहा वो मानती रही। उस रात मैंने अपनी बीवी पर जरा रहम नहीं किया था। मुझे गुस्सा था कि अगर वो पहले से ही किसी के साथ ताल्लुक कायम चुकी है, लेकिन शायद ये सिर्फ मेरे भरम थे। वो बिल्कुल पाक दामन थी, क्योंकि मुझे मेरी बीवी की बातों से, उसकी चाल चलन से वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगती थी। फिर जाके मेरे दिल को करार आने लगा। धीरे धीरे अपना रवैया अपनी बीवी के साथ ठीक होने लगा। मेरा ये तोता मेरी दुकान पर ही पिंजरे में बंद रहता था। सारा दिन ग्राहक वहां पर आकर इससे बातचीत करते और खुश हुआ करते थे। इस तोते को कभी भी मैं घर में नहीं लाया था। वो मेरा एक पक्का दोस्त बन चुका था। अब कारोबार के सिलसिले में मुझे दूसरे मुल्क जाना पड़ गया। मेरे एक दोस्त ने मुझे वहां पर बुलाया था। हफ्तों का सफर था और सफर बहुत कठिन भी था। मैं अपनी बीवी को साथ नहीं लेकर जा सकता था। इसी दौरान मेरी अम्मी भी इंतकाल कर गई, लेकिन अफसोस मैं अपनी अम्मी को मिट्टी भी ना दे सका, क्योंकि मैं दूर सफर में था। अगर मैं वापस जाता भी तो मुझे 4 दिन का वक्त लगना था। इसलिए मैं घर न गया और अपना सफर जारी रखा। मेरी बीवी हर वक्त सजी संवरी रहती थी। जब से मेरी बीवी इस घर में आई थी, आस पड़ोस के लोग दीवारों से झांककर हमारे घरों में देखने लगे थे। शायद मेरी बीवी का एक नज़र दीदार करना चाहते थे। मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मैंने इसी बात को लेकर न जाने कितने ही लोगों के साथ में लड़ाई झगड़ा कर चुका था, लेकिन मेरी बीवी पर्देदार औरत थी, हाफिज़े कुरान थी। वो हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करती रहती। मैंने उसको कभी सहन में भी घूमते नहीं देखा था, इसलिए मुझे उस पर एतबार था। जब मैं कारोबार के सिलसिले में जाने लगा तो अपने तोते को अपने घर छोड़ गया और तोते को ये कहकर गया कि मेरे पीछे से घर का ध्यान रखना, मेरी बीवी पर नज़र रखना, और कोई भी दीवार पर करके घर आने की कोशिश करे या किसी भी किस्म का कोई हमला करे तो शोर मचा देना, ताकि जल्द से जल्द लोग कोई ना कोई अमल कर सके। मेरा तोता बहुत वफादार था। कहने लगा कि ठीक है दोस्त, तुम जैसा करोगे वैसा ही होगा, मैं आपकी बीवी का ख्याल रखूंगा। मैं अपनी नेक बीवी को छोड़कर चला गया और वक्त बड़ी तेजी से गुजरने लगा। यहाँ तक कि 4 साल मुकम्मल हो गए और फिर जब मैं घर वापस लौटा तो जो मंजर मैंने देखा, इतना कहकर वो शख्स खामोश हो गया। उसका चेहरा तो अभी से लाल हो गया था। न जाने उसने ऐसा कौन सा मंजर देखा था जो उसने देखा होगा तो उस पर क्या बीती होगी। वो इस कदर बिखरा हुआ दिखाई देने लगा था कि जो उसने मंजर अपनी आंखों से देखा होगा तब उसका क्या हाल होगा। मौलाना साहब ने जब उसे खामोश देखा तो उससे सवाल करने लगे, तुमने ऐसा क्या देख लिया? लेकिन उस शख्स ने गहरी सांस खारिज करके कहा, असल बात यह है कि मेरी बीवी उस वक्त कमरे में बिल्कुल बेजान मौजूद थी। बिस्तर पर लेटी सिसकियां और आहें भर रही थीं। अपने वजूद पर लपेटा हुआ कपड़ा उसने उतार रखा था, लेकिन जैसे ही दरवाजे की आवाज़ आई तो फौरन अपना वजूद लपेटने लगी। जब ये मंजर मैंने देखा,
मेरे लिए हैरान कून मंजर था। मेरी बीवी उस वक्त इस हालत में मौजूद थी। कोई भी शख्स अगर देखता तो ना जाने क्या करता। वो रोते हुए बता रहा था कि मुझे मेरी बीवी के कमरे से किसी और की भी आवाजें आ रही थीं। कुछ तो वक्त भी ऐसा था, बाहर अंधेरा फैल चुका था। इस तरह की आवाजें सुनकर मैं घबरा गया। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर जैसे ही दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, मेरी बीवी घबराते हुए अपना वजूद लपेट रही थी। उसकी हालत इस तरह की थी कि कोई भी मर्द देख लेता तो कुछ भी कर सकता था। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा तोता, जिससे मैं अपनी बीवी से भी ज्यादा मोहब्बत करता था, मेरी बीवी ने उसे पिंजरे में बंद कर रखा था और उसके मुंह पर कपड़ा लपेट रखा था और वो फरफरा रहा था। मैं घबराते हुए कमरे में दाखिल हुआ। बेशक वो मेरी बीवी थी, लेकिन मेरा तोता मुझे अपनी बीवी से ज्यादा अजीज था। मैंने सबसे पहले पिंजरा खोला, अपने तोते के मुंह से कपड़ा हटाया। मुझे देखकर वो चिल्लाने लगा, फिर मुझे वो जो बोलने लगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा तोता, जिसे मैं अपना सच्चा दोस्त समझता था, वो ऐसा भी बोल सकता है। कहने लगा कि अहमद, तुम्हारी बीवी अपने आशिक के साथ रातें गुजारती है। ये रातों को चिराग बुझाकर अपने आशिक के साथ गुनाह करती है। तुम्हारी बीवी जानिया है, बदकार है। बार बार वो यही अल्फाज दोहरा रहा था, जबकि मेरी बीवी अचानक मुझे वापस आता देखकर खुश होने की बजाय घबरा चुकी थी। और फिर कहने लगी कि आप ऐसे आ जाएंगे, मुझे यकीन नहीं था। आप मुझे खत के जरिए पहले बता देते, मैं आपके आने पर कुछ तैयारी कर लेती। वो जल्दी से उठी, लेकिन लड़खड़ा कर चल रही थी। उसका वजूद भीगा हुआ था। इससे पहले कि वो मेरे करीब आती, मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। कहने लगा कि ये सब कुछ क्या है, कौन था इस कमरे में। मैं पागलों की तरह पूरे कमरे को टटोलने लगा, सामान उठा उठा कर फेंकने लगा। मैं उस शख्स को ढूंढना चाहता था जो उस कमरे में मौजूद था। मुझे तो अपनी बीवी पर पहले से ही शक था। मेरे जाने के बाद उसने मेरा इंतजार भी न किया और अपने आशिक के साथ अपनी हवस को पूरा करती रही। इतना कहकर वो शख्स अपना सर झुका चुका था। मौलाना साहब उसकी बातें सुनकर हैरान थे। मौलाना के हाथ पर बैठा तोता कभी मौलाना को देखता, कभी सामने खड़े अपने मालिक अहमद को देखता। मौलाना ने तोते को देखा और कहा कि तुम्हारा मालिक क्या कह रहा है, तुमने उस कमरे में क्या देखा, क्या तुम झूठ बोल रहे हो। तभी वो फर फर बोलने लगा और कहने लगा, मौलाना साहब, आप पर मेरी जान कुर्बान, मेरी पूरी जिंदगी आपके कदमों में गुजर जाए, मैं आपका वफादार हूँ। मौलाना हैरान थे कि एक तोता भला ऐसी बातें कैसे कर सकता था। तोता सिर्फ वही बोलते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है, लेकिन ये तोता इस कदर शातिर और बुरी नीयत रखने वाला था कि खुद से ही उसको कुछ बोलता चला जा रहा था। अहमद का ये कोई आम तोता नहीं था, बल्कि वहां पर बैठे हुए तमाम लोगों को शक होने लगा कि जरूर इस पर जिन्नात का साया है। इसलिए तो इस तरह की बातें कर रहा था, क्योंकि एक परिंदा कोई भी साफ जबान में नहीं बोल सकता था। मौलाना को भी परिंदा वही सब कुछ बताने लगा जो अभी तक अहमद बैठकर बता रहा था। मौलाना ने एक गहरी सांस ली और कहने लगे कि तुम्हें कोई घर का फिक्र था, जब तुम्हें मालूम था कि तुम 4 साल के लंबे अरसे के बाद घर आओगे। तुम्हारा इरादा दूर रहने का था तो अपनी बीवी को साथ लेकर जाते। बहरहाल अब हकीकत क्या है सामने लानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि सच क्या है और तुम्हारी बीवी तुम्हारी अमानत में खयानत करती है या फिर सरासर ये एक गलत फहमी है। सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा। वो शख्स सर झुकाए खड़ा था। कहने लगा कि मौलाना साहब, बराए मेहरबानी करके मेरे घर का मसला हल कर दीजिए। अगर ये मसला आपने हल कर दिया तो मैं ये तोता आपको तोहफे के तौर पर दे दूंगा। मौलाना साहब मुस्कुराए और फिर उस शख्स से कहने लगे कि ये तोता अब मेरे घर में रहेगा, तुम वापस चले जाओ और जाकर अपनी बीवी के साथ अपना रवैया दुरुस्त रखो। वो शख्स हैरानगी से कहने लगा कि मौलाना साहब, मेरा तो उस औरत को देखने को भी जी नहीं चाहता। मेरा बस चलता तो इस वक्त उसका गला दबाकर मौत के घाट उतार दूं। वो तो बदकार औरत है और आप कह रहे हैं कि मैं अपनी बीवी के पास जाकर रवैया दुरुस्त करूं। मौलाना साहब उसको गहरी नजरों से देख रहे थे। फरमाने लगे कि मैं जो कह रहा हूं तुम उस पर अमल करो, हकीकत बहुत जल्द खुलकर सामने आ जाएगी। तुम जाओ अपनी बीवी के साथ अपना रवैया ठीक रखो, अपने इस रवैये से नफरत करो और आज की रात उसके साथ ताल्लुक जोड़ो। इंतहाई दिल बर्दाश्त लग रहा था। वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था, लेकिन मौलाना साहब का हुक्म था, इसलिए उसने ये हुक्म मान लिया और कहने लगा कि जो आपका हुक्म मौलाना साहब। मगर इतने में वो तोता उड़कर अपने मालिक के कंधे पर बैठने लगा था कि मौलाना ने फौरन उस तोते को पकड़ लिया
और वहाँ पर एक पिंजरा ला चुके थे और तोते को पिंजरे में बंद कर दिया। वो पिंजरे में मुसलसल चीख रहा था, शोर मचा रहा था। ये कह रहा था कि मुझे अहमद के साथ जाने दो, मैं अहमद के साथ मैं जाना चाहता हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ अहमद। मगर अहमद वहाँ से जा चुका था। वो तोता कुछ बोल रहा था। मौलाना साहब ने सोच लिया था कि वो आज रात अहमद के घर जाएंगे और देखेंगे कि उस घर में क्या होता है। तोता जो कुछ बता रहा था वो आधा सच मुकम्मल सच था। अब वो बहुत जल्द खुलकर सामने आने वाला था। मौलाना साहब भेष बदलकर उसके घर की तरफ जाने लगे थे। उस घर के बारे में अहमद ने निशानदेही की थी। वो एक एक लफ्ज मौलाना साहब के जहन में नक्श हो चुका था। जब वो तोता बिल्कुल बोलना बंद नहीं कर रहा था, ज्यादा शोर मचाता रहा। मौलाना ने उस तोते को अपने घर ले गए और जाकर बीवी को दिया और कहने लगे कि इसको मेरे कमरे में रख दो। मौलाना सोच रहे थे कि ये तोता बेहद शातिर लगता है और ध्यान रखना कि इसे पिंजरे से निकल ना सके और न ही देख सके कि मेरे घर से अहमद के घर तक का रास्ता कौन सा है, क्योंकि मुझे इस पर शक है ये कहीं उड़कर वापस ना चला जाए। मौलाना की बीवी ने वैसे ही किया था। मौलाना उसके घर चले गए, दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए और जायजा लिया। ये घर वाकई अपने ज़माने का एक आलीशान घर था। साफ जाहिर था कि ताज़ीर अहमद ने अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस घर में लगा दिया था। मौलाना साहब आस पास देखने लगे, फिर उन्होंने दीवार फलांग कर घर के अंदर जाना ही मुनासिब समझा। वो जो कुछ करने वाले थे वो जानते थे कि मियाँ बीवी की बातें सुनना या किसी के घर में इस तरह आना बिल्कुल गलत बात है और ये गुनाह के जिम्मे में आता है। मगर उनके लिए एक ताज्जुब की बात सुनकर उन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान फैसला सुनाना सही नहीं था। उन्हें उस ताजिर की बीवी की हकीकत जानी थी। दीवार फांद कर अंदर दाखिल हो चुके थे। घर में बिल्कुल खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई मौजूद न हो। लेकिन फिर अचानक सरगोशी की आवाज़ आनी शुरू हो गई। ये अहमद था, शायद अपनी बीवी से बातें कर रहा था। वो उन दोनों मियाँ बीवी की बातें कान लगाकर सुनते रहे, क्योंकि दरवाजे में खिड़की मौजूद थी और खिड़की के अंदर एक दरार बनी हुई थी जिससे आसानी से अंदर देखा जा सकता था और आवाज़ भी सुनाई दे जा सकती थी। उन्होंने दोनों मियाँ बीवी की बातें सुनी। इससे पहले कि किसी को शक होता कि इस घर में कोई तीसरा इंसान मौजूद है, मौलाना साहब वापस अपने घर आ गए। सुबह हुई। मौलाना साहब फजर की नमाज अदा करके अपने घर से बाहर बैठे हुए थे, कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। वो शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा, मौलाना साहब, आपके कहने पर मैंने अपनी बीवी से अपना रवैया दुरुस्त किया और उसको यही महसूस करवाया कि मुझे गलत फहमी हो गई थी और मैं उसकी हर खता को माफ़ कर दिया है। ये सुनकर मौलाना साहब हल्का सा सर हिलाया और फिर एक 80 साला बुजुर्ग वहाँ पर आया। जिस तरह के कपड़े उसने पहने हुए थे वो बुजुर्ग देखने में भी बड़े अजीब लग रहे थे। अहमद ने अचानक मुड़कर उसको देखा और पूछने लगा कि मौलाना साहब ये कौन है? मौलाना साहब ने बताया, ये परिंदों के शहर तबीब है। ये परिंदों की हर जबान, हर हमराज को समझते हैं। उनके जहन में क्या चल रहा है हर चीज़ को समझ सकते हैं। दरअसल उनको खास तुम्हारे तोते के लिए मंगाया गया है ताकि हकीकत को अच्छी तरह जान सकूं। फिर बिलाल ने कहा कि मौलाना साहब, मैं क्या करूं? मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी बीवी का आशिक कौन है जिसके साथ उसके गलत ताल्लुकात हैं? इतने में मौलाना साहब की बीवी उस तोते को लेकर आई और उस तोते के ऊपर पिंजरे में उसको बंद किया हुआ था। उसके ऊपर एक कपड़ा डाला हुआ था। जैसे ही कपड़ा हटाया तो उस तोते ने बोलना शुरू कर दिया। कहने लगा कि अहमद की बीवी बहुत ही गंदी और बदकार है। वो हमेशा हर रोज अपने नए आशिक के साथ रात गुजारती है। ये सुनकर अहमद फिर गुस्से से आग बबूला हो गया और कहने लगा कि मौलाना साहब, ये तोता क्या कह रहा है? मैं तो पहले ही सिर्फ एक आशंका सुनकर घबरा रहा था। मेरा तोता मुझे बता रहा है कि मेरी बीवी हर रोज एक नए आशिक साथ रात गुजारती है। मेरा दिल करता है उस औरत की बोटियां बोटियां करके आवारा कुत्ते को डाल दूं। एक बार फिर वो जारो कतार रोने लगा। मौलाना साहब ने उसको चुप करने का कहा कि चुप हो जाओ। मौलाना साहब के जहन में उन दोनों मियाँ बीवी की रात की बातें आने लगीं, क्योंकि रात का मंजर कुछ ऐसा था कि उसकी बीवी एक जगह खामोश घबराई हुई बैठी हुई थी और वो उसको कह रही थी कि मैंने तुम्हारी अमानत में कोई खयानत नहीं की, मुझे कोई सजा मत देना। अहमद ने बड़े ही प्यार और नरम रवैये से उससे बात की, जिस तरह के मौलाना साहब ने कहा था। फिर अहमद ने कहा कि मैं तुम्हारी सारी गलतियों को दरगुजर करता हूँ और फिलहाल 4 साल बाद वापस आया हूँ।
اس لیے تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد مولانا صاحب اپنے گھر واپس آ چکے تھے۔ مولانا صاحب احمد کی بیوی کو دیکھ چکے تھے، وہ کس انداز کی مالک ہے۔ مولانا صاحب اس کی بیوی کو بلا کر اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ احمد تو اس قدر غصے کا مظاہرہ کر رہا تھا کہ مولانا صاحب کو ڈر تھا کہیں یہ پاگل ہی نہ ہو جائے، اور وہاں وہ بزرگ کتنی دیر بیٹھ کر اس طوطے سے باتیں کرتے رہے۔ وہ طوطا جو کچھ بتا رہا تھا وہ سنتا جا رہا تھا۔ پھر اس بزرگ نے مولانا صاحب کو علیحدہ کمرے میں بلا کر اس طوطے کے بارے میں بتایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ کچھ دن کے لیے تم اس طوطے کو اپنی حفاظت میں رکھو، پھر میں تمہیں بلاؤں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ بزرگ اس کو اپنے ساتھ لے گیا اور مولانا صاحب نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم جا کر احمد کی بیوی کو بلا کر لاؤ۔ تھوڑی ہی دیر بعد مولانا کی بیوی ان کو آ کر کہنے لگی، احمد کی بیوی نے تو آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہیں نکل سکتی، میں اس کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتی۔ اگر مولانا صاحب کو کوئی کام ہے تو وہ خود مجھ سے آ کر بات کر لیں۔ مولانا صاحب نے ایک فقیر کا روپ بدلا اور اس کے دروازے پر پہنچ گئے۔ جا کر دروازہ بجایا مگر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ پھر انہوں نے دروازہ بجایا اور اندر سے آواز آئی کہ کون؟ جب انہوں نے آواز دی کہ وہ عورت کہنے لگی کہ میرا شوہر اس وقت گھر میں نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ مولانا صاحب نے اپنے بارے میں بتایا تو اس نے دروازہ کھولا اور مولانا صاحب کو اپنے گھر میں لے آئی۔ پھر مولانا صاحب نے اس کو کہا کہ جو بھی بات سچ ہے مجھے صاف صاف بتا دو تاکہ میں تم دونوں میاں بیوی کے بیچ فیصلہ کر سکوں۔ یہ سنتے ہی وہ عورت گھبرا گئی اور کہنے لگی، مولانا صاحب وہ طوطا ایک پرندہ ہے، کچھ بھی بول سکتا ہے، آپ اس کی باتوں میں آ کر مجھ پر شک کر رہے ہیں، اس سے تو اچھا ہے کہ میں مر ہی جاتی۔ مولانا صاحب کہنے لگے کہ ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے، مجھے سچ بتاؤ کہ شادی سے پہلے تم کسی کو پسند کرتی تھی یا تمہارے شوہر کے جانے کے بعد تم نے اپنے کسی عاشق کے ساتھ رات گزاری؟ کیونکہ ایک بے زبان جانور جھوٹ نہیں بول سکتا، جو دیکھتے ہیں وہ وہی بولتے ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت گھبرا گئی اور رونے لگی، کہنے لگی کہ خدا کے لیے مجھ پر شک مت کیجیے اور مجھ پر الزام مت لگائیے، پہلے ہی میرا شوہر میرے کردار کو لے کر مشہور ہے۔ مولانا صاحب نے کہا کہ تمہارا شوہر میرے پاس بھی آیا تھا، وہ تمہارا سر دھڑ سے جدا کرنا چاہتا تھا لیکن میرے کہنے پر خاموش ہو گیا، اس لیے مجھے سچ سچ بتاؤ کہ میرے سامنے کسی قسم کا کوئی جھوٹ یا مکاری نہیں چلے گی۔ وہ یہ سن کر خاموش ہو گئی اور رونے لگی۔ مولانا صاحب کو وہاں سے واپس آنا پڑا کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ عورت جو ہے وہ بے بس ہو چکی ہے، یا پھر وہ سوچ رہے تھے کہ اس کو اپنے حسن پر بہت غرور ہے جو شادی کے بعد استعمال کر رہی ہے۔ وہ سوچ رہے تھے ہو سکتا ہے کہ اس کی شادی زبردستی احمد کے ساتھ کی گئی ہو جو کہ عام سی شکل کا مالک ہے، اور پھر اس کے اتنا دیر غائب رہنے پر اس نے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھا اور اپنے پرانے عاشق سے اپنا رشتہ بحال کر لیا۔ اس طرح کے کئی برسوں سے ان کے ذہن میں آ رہے تھے۔ جب انہوں نے یہ بات اپنی بیوی کو بتائی، ان کی بیوی بھی ان کو کئی طرح کے مشورے دے رہی تھی، لیکن حقیقت کیا تھی یہ ابھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب بھلا روزانہ مولوی صاحب کے گھر چکر لگانے لگا، ان کو کہنے لگا کہ مولوی صاحب میری جان اس عورت سے چھڑوا دیں، میں اس عورت کو ایک منٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا، آپ میرے صبر کا امتحان لے رہے ہیں، بھلا ایسی عورت کو کیسے برداشت کر سکوں جو میری امانت میں خیانت کر چکی ہے، جس کا گواہ ایک پرندہ ہے۔ پھر ایک ہفتے بعد مولانا صاحب نے اس بزرگ کو بلایا جو کہ پرندوں کا طبیب تھا۔ انہوں نے اس کو کہا تھا کہ جمعے والے دن اس طوطے کو لے کر آ جانا۔ جمعے کی نماز ادا کر کے مولانا صاحب مسجد سے باہر نکلے۔ وہ بزرگ طوطے کو لے کر وہاں آ چکا تھا۔ مولانا صاحب نے ان دونوں میاں بیوی کو وہاں پر بلایا۔ وہ دونوں میاں بیوی بھی آ چکے تھے۔ وہ طوطا اس طبیب کے پنجرے میں تھا جس کے اوپر ابھی کپڑا ڈالا ہوا تھا۔ اب وہاں موجود کئی لوگ اس بات کا انتظار کر رہے تھے اب یہ طوطا اس کی بیوی کی پردہ پوشی ظاہر کرے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ جیسے ہی پنجرا نیچے رکھا گیا، اس کے اوپر سے کپڑا اٹھایا گیا تو وہ طوطا اس وقت بولنے لگا اور کہنے لگا، احمد کی بیوی نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ احمد کی بیوی اب اس کی بیوی نہیں بلکہ میری بیوی ہے۔ احمد میرا دشمن ہے۔ احمد اپنی بیوی کو میرے حوالے کر دے ورنہ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ آخر تو ہوتا کون ہے میری بیوی کے ساتھ کھڑا ہونے والا؟ ایک طوطے کے منہ سے ایسی باتیں سن کر وہاں کھڑے تمام لوگ حیران رہ گئے اور احمد غصے سے آگ ببولا ہو گیا۔ کہنے لگا کہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟
एक परिंदे हो, ये मेरी बीवी है। तो वो कहने लगा कि खामोश रहो, मैं कह रहा हूँ कि इसका निकाह मेरे साथ हुआ है। मौलाना साहब ने खुद मेरा निकाह इसके साथ पढ़वाया था। तुम मेरी बीवी से दूर रहो। अहमद ये सब सुनकर हैरान हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता अहमद के मोहल्ले के लोग भी वहाँ जमा हो चुके थे, जो कि मौलाना साहब के हुक्म पर आए थे। अहमद कभी मौलाना साहब को देखता, कभी उन लोगों को देखता। अहमद एकदम बोलने लगा कि मौलाना साहब, मैं कब से आपके घर के चक्कर लगा लगा कर थक चुका हूँ, मगर आपसे तो मेरा एक भी फैसला नहीं हो रहा। अहमद तो जैसे गुस्से से पागल होता जा रहा था। मौलाना साहब ने उसके मोहल्ले के लोगों से पूछा, बताओ तुम्हारे साथ ऐसे कौन से मसले पेश आए हैं, मुझे अपने अपने मसले बताओ। ये सुनकर सभी लोग कहने लगे कि मौलाना साहब, कुछ साल पहले की बात है कि एक अजीबों गरीब चोर हमारे मोहल्ले में आ चुका था। हम रात को सोते तो हमारी कोई न कोई चीज चोरी हो जाती। हम यही सोच रहे थे कि कोई डाकू है, उसने हमारे मोहल्ले में चोरी करना शुरू कर दी। फिर अपने चौकीदारों को खड़ा किया, मगर कोई भी चोर या डाकू हमारे हाथ नहीं आया। वो लोगों की बहुत सी कीमती चीजें चोरी करने लगा था। न जाने किस तरह वो चुपके से कमरे में दाखिल होता और सिर्फ सोने की अंगूठियां और सोने की अशर्फियां चोरी करता। आहिस्ता आहिस्ता लोग रातों को जागने लगे, सुबह होने लगे। फिर ये हाल हो गया कि हमारी चीजें सुबह के वक्त भी चोरी होने लगी। और फिर एक दफा ऐसा हुआ, फजर के वक्त हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई और जो हमारी चीजें थीं, कुछ अरसे बाद वो सब हमारे दरवाजे के सामने पड़ी हुई थी। हम इस वाकये को भूल चुके थे और उस वक्त जब ये बातें हो रही थीं, अहमद की बीवी ये बातें सुनकर थर थर कांप रही थीं और अपने चेहरे पर आए हुए पसीने को साफ कर रही थीं। मौलाना साहब ने उसके चेहरे के आसरात बदलते हुए देखे तो उसको कहने लगे कि अहमद की बीवी, ये सब लोग अपने हिस्से की हकीकत बता चुके हैं, अब आगे की हकीकत आप बताओगी या मैं बताऊं? वो घबराई हुई थर थर कांप रही थी। हालांकि उन लोगों की चोरी से अहमद की बीवी का क्या ताल्लुक था, मगर अहमद कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसके दिल में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। कहने लगा कि मौलाना साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बीवी बदकार के साथ साथ चोर भी थी? मौलाना साहब ने हाथ के इशारे के साथ उसको खामोश करवा दिया और कहा कि आगे की हकीकत तुम्हारी बीवी खुद बताएगी। वो रोने लगी और रोते हुए उसने तोते की तरफ इशारा किया और कहने लगी कि मौलाना साहब, मेरा शौहर काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया था और ये तोता मेरे पास छोड़ गया था। मैं बहुत घबरा गई और बहुत ज्यादा रोने लगी। मैं सोच रही थी कि इतना वक्त अकेले कैसे गुजार होंगी, न जाने मेरा शौहर कब आएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं इस तोते के साथ बातें करने लगी, मेरा दिल बहलाने लगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस तोते के साथ मेरी दोस्ती हो गई। फिर धीरे धीरे ये तोता मुझे कहना शुरू हो गया कि मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दो। इसके कहने पर इसको पिंजरे से बाहर निकाल दिया करती थी। मैंने इसको कुरान पाक की बहुत ज्यादा आयतें भी सिखा दी थीं, लेकिन फिर अचानक सारा दिन घर से गायब रहता। फिर ये वापस आ जाता और फिर ये सारी रात गायब रहने लगा। मुझे कुछ इल्म नहीं था कि ये कहाँ जाता है, क्या करता है। फिर जब मैंने एक दिन महसूस किया कि ये तोता घर के सहन में मिट्टी खोदता है और उसमें कई चीजें छुपाकर वापस उड़ जाता है, मैंने इसके उड़ने के बाद उस मिट्टी को खोद कर देखा तो उसमें बहुत सारी सोने की अशर्फियां और अंगूठियां थीं। ये देखकर मैं घबरा गई कि ये क्या है, और फिर इस तोते पर नजर रखना शुरू कर दी। मेरे सामने इसकी हकीकत खुल चुकी थी। ये लोगों की चीजें चोरी करके यहाँ पर दफन कर देता था। मैंने उस तोते को बहुत ज्यादा डांटा और फिर पिंजरे में बंद कर दिया और सजा के तौर पर उसको खाना नहीं दिया था। ये तोता इस कदर शातिर जहन का था, इसने खुद को पिंजरे से खोल लिया, फिर उड़कर दरख्त के ऊपर बैठकर मेरे ऊपर जुमले कसने लगा। लोगों को कहता कि मैं चोर हूँ। मेरा शौहर तो दूसरे शहर चला गया था, मगर फिर उसने मुझे दीनार देने बंद कर दिए। कुछ दिन तो मैं अपना गुजारा करती रही, मगर फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी थी। मैंने अपने हाथों से माला बनानी शुरू कर दी और उनको बेचना शुरू कर दिया। इस काम के लिए मैंने एक गुलाम रखा हुआ था, जो कि मेरे वालिद साहब का ही भेजा हुआ था। वो बहुत ही शरीफ इंसान था। दरवाजे पर आता उसको मैं सारा सामान दे देती और फिर जो नफ़ा मुझे मिलता वो देकर चला जाता। इस तरह मैं अपना गुजर बसर कर रही थी। मैंने वो सारी अशर्फियाँ जो इसने चोरी की थी लोगों के घरों पर रख दी थी और उनको वापस कर दी थी। जब मैं लोगों की चीज़ें रखकर वापस आई तो इस तोते ने मुझ पर हमला कर दिया
اس نے مجھے اپنی چونچ کے ساتھ اتنا مارا کہ میرا پورا جسم زخمی ہو چکا تھا۔ میرے جسم پر کٹ کے نشان بن چکے تھے۔ پھر میں نے اس کو باندھ دیا اور پنجرے میں بند کر دیا۔ میرے جسم پر اس طرح کے کٹ کے نشان لگ چکے تھے کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف اور جلن ہوتی تھی، اس لیے میں بے لباس ہو کر سویا کرتی تھی۔ کوئی بھی کپڑا میرے وجود کے ساتھ لگتا تو مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی۔ اس طرح میں درد کے ساتھ دن گزارتی رہی اور میرا شوہر نہ جانے کیا سمجھ چکا تھا۔ اب ساری حقیقت کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ ساری کی سارے فساد کی جڑ یہ طوطا تھا۔ وہ بزرگ جو کہ پرندوں کا طبیب تھا، وہ بھی وہاں موجود تھا۔ اس بزرگ نے کہا کہ یہ پرندہ ایک اعلیٰ قسم کی ذہنیت رکھتا ہے۔ یہ بہت ہی شاطر قسم کا طوطا ہے۔ اس کا مزید انسانوں میں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ بہت ہی شیطانی دماغ کا طوطا ہے، یہاں تک کہ یہ لوگوں کے گھر اجاڑ سکتا ہے۔ جب یہ ساری حقیقت احمد کے سامنے کھولی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میرے لیے یہ سب ماننا بہت ہی مشکل ہے۔ احمد کی بیوی ایک طرف بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، جتنا قصور تھا اس طوطے کا تھا۔ احمد نے اپنے طوطے کو پکڑ کر اس کی گردن مروڑ دی اور وہ طوطا وہیں پر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ وہ طوطا اتنا شاطر تھا کہ اس نے دونوں میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دی تھی۔ پیارے دوستوں، کبھی بھی اپنے مانوس کردہ جانور اور محبت کرنے والے پرندوں یا جانوروں کے اشاروں پر چل کر اپنی زندگی برباد مت کیا کریں۔ احمد اپنی بیوی سے بہت زیادہ شرمندہ تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے معافی مانگی، مولانا صاحب کا شکریہ ادا کر کے اپنی بیوی کو اپنے گھر لے کر چلا گیا۔ پیارے دوستوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتا ہے کہ لوگ دوسروں کی باتوں میں آ کر بیوی پر شک کرنے لگتا ہے، دوسروں کی باتوں میں آ کر گھر بار برباد کر دیتا ہے۔ سنی سنائی باتوں میں وشواس نہ کریں، بلکہ جو اپنے آنکھوں سے دیکھیں وہی سچ مانیں، کیونکہ سنی سنائی باتوں سے نہ جانے کتنوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے گھروں کو ہمیشہ سلامت رکھے، بری نظر اور حسد کرنے والوں کے حسد سے بچائیں، آمین۔ اس ویڈیو کو ایک لائک اور دوسروں تک شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ موبائل کی اسکرین پر 4 ویڈیو ہے، وہ بھی دیکھیں، بہت اچھی کہانیاں ہیں۔ ہمارے ساتھ آخر تک رہنے کے لیے آپ کا دل سے شکریہ۔